हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और आपको करना चाहिए। आज की जो ये क्लास है, ये सामाजिक अध्ययन की क्लास है। 50 नंबर का हमारा ये पेपर आता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। कैटेगरी वाइज में डिवाइडेड है। हम पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल जो है वो कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा हुआ है, पहले हमारी जो एजुकेशन रही है उसमें हमने जो पढ़ा है वही है। बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं, हल्का सा डिटेल पॉइंट में ज़्यादा दे दिया गया है। आपको चीज़ें रिलेट करके पढ़ने हैं, क्योंकि टेट सुपर टेट में ईवीएस बहुत आता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी मदद करती हैं। तो हम इसको अभी से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा हर एग्जाम में, इन ना कि सिर्फ डीएलएड में, टेट सुपर टेट सीटेट में भी और अदर एग्जाम्स में भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे बीए में लिए रहते हैं इनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट को। तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, बस ये है कि बी फोकस्ड होकर चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए कि हाँ, चीज़ें होती थी उस टाइम पे या ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। इन सब चीज़ों से जो सामाजिक अध्ययन का ये विषय होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप इससे इंटरेक्ट करके जब पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत ईजिली अच्छे वे में समझ में आएंगी और आपको फिर अच्छा आंसर राइट करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे से रिलेट करके भी बहुत सारी चीज़ों को लिख देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि जानते रहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में चीज़ें दिखती हैं, रियलिटी में आप चीज़ों को देखते हैं, तो इसलिए वो पढ़ने और समझने में इंटरेक्ट करती है और आप अच्छा आंसर राइट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से व्यूज़ का रिस्पांस नहीं मिलता है, तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चंस को चूज़ कर रही हूँ या टॉपिक्स को चूज़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बताएं। सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन सब नहीं आता है। जो अच्छी चीज़ें आती हैं मैं उसको चुन चुन के बताती हूँ कि आप ये चीज़ समझते जाइए। बार बार फोकस कर रही हूँ कि डिटेल में पढ़ते जाइए, क्योंकि पहला एक बार दे लो यार, फिर उसके बाद अपने आप खुद कर ले जाओगे आप लोग। लेकिन बात तो सुन लो, लेकिन आप लोग के व्यूज़ नहीं रहते तो मुझे भी निराशा हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आप मेरी इस बात को सुनेंगे। फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक ही है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप शालिनी डेली क्लास साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। ये सामाजिक अध्ययन की हमारी क्लास है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे मेरी पहली है। हमने बहुत सारी एक्सरसाइज को किया है अदर सब्जेक्ट की, इसकी एक भी नहीं हुई थी, तो आज इसकी ये पहली क्लास है। हम इस तरह बहुत सारी सीरीजों को करेंगे। चलिए देखते हैं मैंने आज का पहला क्वेश्चन क्या लिया है। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? एक महर्षि जी हैं, उनका नाम है वेद व्यास, बहुत विख्यात नाम है। पूछा जा रहा है किस महाकाव्य की रचना की थी। 99% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा डीलेट में आने की बहुत चांसेस रहती है, आया भी बहुत बार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अदर एग्जाम्स में बहुत आता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। तो महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया। जो हमारी प्राचीनी सभ्यता थी उनको हम कितने भागों में बांटे हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, प्राचीन सभ्यता को हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक प्रसाण युग, लौह युग, ताम्र एवं कांस्य युग। ठीक है, स्टोन एज, आयरन एज एंड कॉपर एज। तो ये हमने इनको 3 भागों में बटी हुई हमको ये हमारी प्राचीन की जो सभ्यताएं हैं वो मिली हुई हैं। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तब किसका प्रयोग किया? जब मनुष्य लिखना, पहली बार जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया था, उनको लिखने का ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने किसका प्रयोग किया था, किस पर लिखा था? कोई पन्ना तो तब था नहीं, और पन्ने का आविष्कार चीन में हुआ है, तो कई बार आता है तो याद रखिएगा। तो तब पन्ने वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने ताम्रपत्र पे, ताड़पत्र पे लिखा था, ताम्रपत्र पे लिखा था और भोजपत्र पे। तब ये 3 पत्र थे, जो पेड़ की छाल होती है और बहुत सारे से पत्ते होते थे, ताड़ के पत्ते, ताम्र पत्ते, तो इन तीनों पे इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का मैंने 5th क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल
जो हिस्ट्री को जानने के स्रोत थे उन सब से रिलेटेड बातें हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर राइट है, क्या अच्छा आंसर हो सकता है। उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल, उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका, जिसमें लिखे हुए साक्ष्य यानी कि प्रूफ मिले हुए हैं और उनको पढ़ भी लिया गया। जो उनकी स्क्रिप्ट है यानी कि जो उनकी लिपि है, जिस लिपि में उसको लिखा गया उसको पढ़ भी लिया गया है। अर्थात इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों मिले और पढ़े भी गए हैं। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हुए हैं, रिटन प्रूफ भी मिले हुए हैं और उनको पढ़ भी लिया गया है। तो वही क्या, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अनैतिहासिक काल, आपको ऐसे दो टॉपिक मिलेंगे। तो ऐतिहासिक का मतलब ये है कि वो प्रूफ मिले हुए हैं जिनको पढ़ लिया गया है, लिखित रूप में मिले हुए हैं और उनको लोगों ने पढ़ लिया है। अनैतिहासिक में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी जो लिपि है वो पता नहीं क्या है कि लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 6th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है। जो ऐतिहासिक थिंग्स होती हैं, वस्तुएं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करके कहाँ रखते हैं। तो हम उनको संग्रहालयों में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का 7th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण हमारे टोटल 18 हैं। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 8th क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, बाणभट्ट की रचना किसने की थी। बाणभट्ट की रचना किसने की थी। तो राजा हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की रचना की थी। बाणभट्ट किसने लिखा था, राजा हर्षवर्धन ने लिखा था। राजा हर्षवर्धन की रचना का नाम बताइए। तो बाणभट्ट। आपको ये मिलान करने में भी मिल सकता है टेट सुपर टेट में, और वैसे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है और अदर एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या है। आज का 9th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो रासतरंगिणी ग्रंथ है जिसको कल्हड़ ने लिखा था। रासतरंगिणी ग्रंथ किसने लिखा था, तो कल्हड़ ने लिखा था। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पीएनपी के ऊपर, और कैसे क्वेश्चन आए और बहुत सारे एग्जामों में भी आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर टेट, सुपर टेट, डीलेट सभी के लिए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूरा प्रसारण काल के पत्थर औजार किस आकृति के। पूरा प्रसारण काल के जो पत्थर थे वो, उनके जो औजार थे वो कैसी आकृति के थे, उनका शेप क्या था। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपके सामने कि पूरा प्रसारण कालीन के जो पत्थर थे, वो औजार जो बने थे, पत्थरों से जो औजार बनाए गए थे वो बेडोल थे और उनकी आकृति कैसी थी, भौड़ी भौड़ी आकृति थे, बहुत फैले फैले से उनके पत्थर थे। मैंने आपको प्रसारण काल पे एक वीडियो बना कर दिया हुआ है, मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इमेज भी दी हुई है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है। आज का 11th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जो मैंने लिया हुआ है, प्रसारण युग से आप क्या समझते हैं। प्रसारण युग से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्टोन एज से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन एज। तो प्रसारण युग इतिहास का वह काल है, प्रसारण युग जो है वो हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड रहा है कि जब मानव का जीवन पत्थरों पर आधारित था। जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ थी वो पत्थरों पर बेस्ड थी। वो पत्थरों से ही अपना औजार बनाते थे, पत्थरों से ही वो आग जलाते थे, मतलब सारा कुछ वो पत्थरों से ही, फल तोड़ते थे, जो भी था सब कुछ उनका पत्थरों पे ही बेस्ड था। तो प्रसारण का मतलब होता है प्रस्तर या पत्थर। तो वही है कि जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित हो गया था अत्यधिक, तो वो प्रसारण युग कहलाया था। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं आज का 12th क्वेश्चन क्या है। प्रसारण काल में औजार, भोजन और घर कैसे थे। जो स्टोन एज का टाइम था, स्टोन पीरियड जो चल रहा था, उस समय जो औजार थे, जो भोजन थे, घर थे, वो कैसे थे। हमसे यहाँ पे 3 बातें पूछी गई हैं। अब देखते हैं इसका अच्छा आंसर राइट क्या लिख सकते हैं। वह पत्थर के औजार से पशुओं का शिकार करते थे। पत्थर का वो इस्तेमाल पशुओं का शिकार करने के लिए करते थे। शिकार से प्राप्त मांस ही उनका मुख्य भोजन था। शिकार करने के बाद शिकार जो मांस था उनका भोजन था। भोजन की बात पूछी गई थी यहाँ पर। और कंदमूल और फल भी थे, वहाँ पे कंदमूल और फल भी होता था, वो उनको भी भोजन के रूप में सम्मिलित करते थे।
और थोड़े समय बाद मनुष्य ने गुफाओं में रहना, कुछ समय बाद आफ्टर टाइम पीरियड उन्होंने गुफा बना के रहने लगे थे। गुफा में रहना सबसे पहले प्रारंभ कर दिया था। तब उनके समय घर बनाना नहीं है, मतलब उस समय क्या था कि उनको घर बनाने की कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, वो गुफा बना के रहते थे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने 13 क्वेश्चन आज का कि आग की खोज की महान उपलब्धि किस काल की है। जो आग की, ये फायर की जो खोज हुई है, ये किस काल की महान उपलब्धि है। तो आपको मैं बता दूं, आग की खोज पुरा पाषाण काल में पत्थरों की रगड़न से हुई है। जो ये लोग थे, पत्थर पे ही, पाषाण युग में पत्थर पत्थर से ही औजार बनाना, उसको शेप देना, उसको जब करते थे उसमें क्या हुआ, इन्होंने देखा जब एक दूसरे को एक पत्थर का शेप एक पत्थर से दे रहे थे, रगड़ रगड़ कर, घिस घिस, तो उसमें चिंगारी निकली। तो उन्होंने आविष्कार किया कि दो पत्थर को फिर वो मजाक मजाक में करने लगे और उसमें से जो देखे तो चिंगारी निकलने, और फिर वहां पे कुछ सूखी पत्ती उत्ती पड़ी थी, वो आग पकड़ ली। तो उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि ये आग है। तो इन्हें यही है कि आग की खोज कब हुई थी, जब पूरा पाषाण काल ने पत्थरों को रगड़न से ही जो है आग की खोज हुई थी। तो किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में ये उपलब्धि लोगों को हासिल हुई थी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है, ऐसे, या जनक कौन है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। कौन था, आर्य थे। आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो था वो वो पशुपालन करते थे, पशुओं को चराते थे। तो यहाँ पे पूछा है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो वो आर्य थे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 4 वेदों के नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 वेदों के हमको यहाँ पे नाम बताना है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये हमारे हिंदू धर्म मैथोलॉजी में ये चीज़ें हैं, तो हमें इसको जानना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। उपनिषद कितने प्रकार के हैं, तो आपको आंसर मैं इसका बता दूं, इनकी संख्या लगभग 108 है। ये 108 प्रकार के हैं, लेकिन जो मेन उपनिषद है वो 13 ही है। जो मेन उपनिषद है, जिनको वैल्यू दी गई है, जिनको माना गया है, जो पराकाष्ठा पे खड़े उतरे हैं, तो वो 13 ही हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से, जितने 13 हैं, ये हर एक जो उपनिषद है किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं, उनसे इंटरकनेक्टेड, रिलेटेड है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 17th क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बहुत सारे एग्जामों में इसको पाया है। मैं अभी भी जो एग्जाम्स देती रहती हूँ बीच बीच में, तो बहुत, जिसमें ऐसे कोई ईवीएस के रहते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला वेद कौन सा है। तो आपको जनरल नॉलेज के बेस पे भी जानना चाहिए कि ऋग्वेद हमारा पहला वेद है। हमें वेदों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का 18 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इतिहास क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। आप हिस्ट्री से क्या समझते हैं, हिस्ट्री क्या है। व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण तथा घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवेचन। जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं हैं, जो इतिहास में घटित हुआ है, उनका जो कालक्रम है, वो उनका जो विवरण है, उनका जो घटनाओं का चक्र है, वो लिखित रूप में जब उसकी विवेचना हुई, उसका विवरण हुआ है, जो ग्रंथ हमको मिले, वही इतिहास है। इतिहास इन्हीं पुरानी घटनाओं का एक लिखित विवरण है। क्या है, पुरानी घटनाओं में जो पुराने समय में जो घटनाएं घटित हुई, क्रम अनुसार उनका लिखित एक वर्णन है। वो क्या है, वह हमारा इतिहास है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 19th क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है कि इतिहास का पिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं, हेरोडोटस एक साहब थे, उन्होंने इतिहास का पिता है, उन्होंने इतिहास की खोज की थी। उनको इतिहास का फादर कहा जाता है, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को आमतौर पर इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को आमतौर पर इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्ट्री शब्द के बारे में दुनिया को बतलाया था। इन्होंने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले वर्ल्ड को बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि सब
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है, पहला वेद है और सबसे प्राचीन है। तो बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरातत्व किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? कौन होते हैं? पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है, वह साइंस है जो प्राचीन वस्तुओं का, जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, उनका एनालिसिस करता है, उनको मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है। जो पुरानी चीज़ें थी उनको खोजना, उनको रिलेट करना, ह्यूमन कब आए, कैसे रहे, कब तक रहे, क्या किया, कैसे खाते थे, क्या पीते थे, क्या व्यवसाय था, क्या लिखते थे, कैसा वहाँ पे सब सिस्टम था, उन सबको जो खोज हुई है उनको हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्या समझाना चाहती हूँ। आज का 22 क्वेश्चन आपके सामने, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया? जो हिस्ट्री का वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ग्रीक लैंग्वेज से, प्राचीन ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्ट्री जो शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 23 क्वेश्चन आपके सामने है, इतिहास लेखन में सिक्के किस प्रकार सहायक होते थे? इतिहास लेखन में सिक्के किस तरीके से हेल्पफुल थे, किस तरीके से मदद करते थे, सिक्कों का क्या महत्व है वो जानते हैं हम। तो सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, जो सिक्के थे उससे तत्कालीन जो शासक थे उस समय कौन से राजा थे या शासक थे उनका नाम, और सिक्के की बनावट, उस समय की जो कला थी वो, धातु से अधिक स्थिति की जानकारी मिलती। मतलब एक सिक्का था, उस सिक्के में समय लिखा था, राजा की फोटो बनी हुई थी और जो कि उनकी जो आर्ट कला थी उसके बारे में, और जो उनकी आर्थिक जो धातु से आर्थिक स्थिति, जो धातु थी कांस्य से की थी कि तांबे की थी, किसकी भी थी, ब्रॉन्ज की थी, वो सब पता चलता था। तो ये सिक्के जो हैं इस प्रकार से मददगार थे कि वो कालक्रम को, कौन से राजा को था, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको सिक्कों से मिली हुई है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 24 क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक साहित्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वैदिक साहित्य क्या है? आप वैदिक साहित्य से क्या समझते हैं? वैदिक साहित्य के बारे में टिप्पणी करिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। सबका मतलब एक ही है कि बस पूछ रहा है कि क्या है या आप क्या समझते हैं। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है, एक जिसमें वेद के बारे में, जिसमें ब्राह्मण के बारे में, जिसमें अर्णक के बारे में, जिसमें उपनिषद शामिल है। ये चारों उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। इनके बारे में चर्चा की गई है, इनके बारे में विचार प्रस्तुत किए गए, इनके बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। हिंदू धर्म में जो चीज़ें थीं, कैसी थी, क्या था, इन सब चीज़ों की बातों पे मुख्य बिंदु जो डालता है वो हमारा वैदिक साहित्य ही है। वो हमारा क्या है? वैदिक साहित्य है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 25 क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध साहित्य क्या है? जो ये बौद्ध साहित्य है वो क्या है? जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उनके बारे साहित्य बौद्ध का लिटरेचर है, तो यानी कि उनके बारे में जानना रहेगा हमें पूरा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। एक भारतीय इतिहास के सोर्स के रूप में इसका बहुत महत्व है, जिसमें जातक, पिटक, निकाय या विनय ये सारे इंक्लूडेड है। इन सब में इनके बारे में दिया जाता है, बुक्स मिलती हैं, कहाँ पे इनकी प्रशस्ति हुई थी, कहाँ पे उनका ज्ञान हुआ था, बहुत सारे रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, हम अभी आगे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने 26वां प्रश्न है, जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है, अधिकांशता देखा एक धार्मिक साहित्य है, जैन धर्म से रिलेटेड है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया। संस्कृत में, प्राकृत में और अपभ्रंश भाषाओं में इस साहित्य को लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस भाषा में लिखा गया ये पूछने को आता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसको हाईलाइट किया और आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। आज का 27वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब की बार पेट का एक पेपर हुआ था
उसमें ये क्वेश्चन में आया था, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य या चाणक्य। आप कौटिल्य भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा, और चाणक्य भी। एक को आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, वैसे भी मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य या चाणक्य, दोनों में से सही उनका नाम है वो। ठीक है। आपके सामने 28वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो वो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, जो अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक के जनक हैं। एडम स्मिथ, क्या नाम है इनका? एडम स्मिथ। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? 29 क्वेश्चन आपके सामने, वेदांग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है ये। वेदांग क्या है? तो वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। ये वेदांग क्या है? तो ये हिंदू धर्म का, जैसे सारे ग्रंथ है वैसे एक ग्रंथ है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई। जो वेद मंत्र होते हैं उनको उच्चारण करने की जो विधि होती है, कैसे हम उच्चारित कर सकते हैं। हर एक वेद को, हर एक मंत्र को उच्चारित करने का अपना एक तरीका होता है, तो कैसे उच्चारित कर सकते हैं वो विधि बताई गई है। वो विधि बताई गई है वेदांग के अंदर। तो वेदांग क्या है? एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 30वां प्रश्न यहाँ पर है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कौन 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 सा? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और निरुक्त है। आपके सामने है, फिर मैं बता दूं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में कई बार पूछा गया है, तो इस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन, आज मैंने जो क्वेश्चन को लिया है ये टॉप मोस्ट अच्छे क्वेश्चंस को लिया है, जो पूछने की चांसेस है पूछे गए हैं। ठीक है, बात आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आज हमने पूरे 30 प्रश्न के बारे में जाना, वो भी सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड हुए जो क्वेश्चंस थे, जो पेपर में आए हुए हैं, जिसको आने की संभावना है, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, जो हमारे पहले चैप्टर से जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए मुझे कि आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ कुछ रिप्लाई तो दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, हम इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।